नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ फिजिक्स 11th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो इसके बारे में जान लेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है, फिजिकल क्वांटिटी, तो मुझे उसके लिए चाहिए यूनिट, और उसके बाद ही उसकी मेजरमेंट मैं कर सकता हूँ। बिकॉज फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्वांटिटेटिव मतलब मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर करना पॉसिबल होना चाहिए, तो ही मैं फिज़िक्स का स्टडी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिज़िक्स में। तो हमें आज के इस लेसन में सीखना है यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। मतलब ये यूनिट्स क्या होती है और मेजरमेंट क्या होता है, हमें लोगों को ये लेसन में सीखना है। तो फर्स्ट मैं आपको यूनिट की डेफिनेशन बता देता हूँ, जो आप कहीं पे भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि जो पूरे दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा कोई भी संसाधन और साधन, और मैं उस साधन का यूज़ करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूँ, तो उसे हम लोग यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनिट। अभी मेरे पास यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स है यूनिट की, बट फाइनली मेरे पास लास्ट जो सिस्टम आता है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो मैं 1971 में जो 14th कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट्स एंड मेजर्स का, उसमें जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया कि ये स्टैंडर्ड हम लोग को यूज़ करना चाहिए यूनिट्स मेजरमेंट के लिए, उसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूनिट्स की कैटेगरीज है मैं आपको बता देता हूँ, तो आगे बढ़ते बढ़ते एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट जो आता है, मान लो मेरे पास CGS आता है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। CG सेंटर, सेंटीमीटर, ये C फॉर सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर, देन G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ओके, ये एक सिस्टम है यूनिट मेजरमेंट का। उसके बाद में सेकेंड जो मेरे पास आता है MKS, ओके, मीटर। M स्टैंड्स फॉर मीटर, ओके, M स्टैंड फॉर मीटर। देन किलोग्राम, किलोग्राम, एंड S इज सेकेंड, ओके, और एक सेकेंड आता है मेरे पास। उसके बाद थर्ड मेरे पास आता है FPS, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। ओके, मोस्टली ये जो यूनिट है मोस्टली मतलब यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम्स में यूज़ किया जाता है। और फोर्थ आता है मेरे पास SI, ओके, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोलेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, और सिस्टम इंटरनेशनल एक्चुअली वर्ड है, लेकिन इंटरनेशनल आपकी बुक में दिया है, तो उसको हम लोग ये करते हैं। तो ये कुछ सिस्टम्स है जिनको हम लोग यूनिट्स मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। अभी फाइनली जो मेरा 14th कॉन्फ्रेंस हुआ था, 14th कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ ओके, 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ, मैं बता दूं आपको एक नाम उसका दे, इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स, तो यहाँ पे वर्ड में डालता हूँ वेट्स एंड मेजर्स का। ओके, वेट्स एंड मेजर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था वेट्स एंड मेजर्स। ये जो था 1971 में हुआ था, और इसमें फाइनली हम लोगों ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ओके, तो उसके बाद में एसआई सिस्टम जो है आपके यूनिट्स मेजरमेंट में काउंट किया जाता है। बहुत IMP पॉइंट ये। और आपको अगर इस लेसन का स्टडी करना है तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक, आपको हर एक चीज़ को समझना है, ताकि ये जो साइंस स्ट्रीम जो रहती है उसके अंदर आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। अगर आपको अंडरस्टूड हुआ है, अगर आपके पास एप्लीकेशन स्किल है, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बता दिया मेनली ये सिस्टम से। अभी मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहती है, कुछ क्वांटिटीज़ है कि जिनकी मेजरमेंट करने के लिए उन क्वांटिटीज़ को किसी की भी मदद नहीं चाहिए, तो उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज़ टू or for their measurement are called as the fundamental quantity. The physical quantity which are not depends on any other quantities for the measurement are called as fundamental quantities, and the units used to measure the fundamental quantities are known as fundamental units. उनको बोला जाता है fundamental units। और ऐसी मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और उनके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। मेरे पास अगर मैं अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं हम लोग इनको, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके SI यूनिट्स रहेंगे
मैंने बता दिया इसका डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर द मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ 7 क्वांटिटीज़ है मेरे पास, अगर मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डाल देता हूँ, यहाँ पे एसआई यूनिट्स डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं उनके सिम्बॉल्स को डाल देता हूँ, के सिम्बॉल्स। तो चलो डिस्कस करते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब मेरे पास 3 टाइप्स के यूनिट्स आते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, उसके अंदर के जितने भी क्वांटिटीज़ है दैट क्वांटिटीज़ आर नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट्स, ओके, उनको तो फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड मेरे पास डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। और थर्ड मेरे पास डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं, मतलब अदर क्वांटिटीज़ है जो मतलब डिपेंड्स है दूसरे के ऊपर आपने मेजरमेंट के लिए, उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। और लास्ट मेरे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं। ये 3 कैटेगरीज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज, और उनकी इंटर रिलेशनशिप्स मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सीरियल नंबर मेरे पास 1 2 3 4। सो फर्स्ट मेरे पास सीरियल नंबर रहेगा 1। मैं कुछ भी ले लेंथ मेजर करना है मुझे, मान लो लेंथ मेजर करनी है मुझे। सो लेंथ को मैं कैसे मेजर करूँगा, ओके, लेंथ। सो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो ऐसा यूनिट इसका जो मीटर है यहाँ पे, और उसका सिंबल एम है, ओके। सेकेंड मेरे पास है, मान लो मास मेजर करना है मुझे, मास का ऐसा यूनिट है जो किलोग्राम है, ओके, किलोग्राम, और उसका सिंबल है केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। थर्ड मेरे पास मान लो मास, ओके, लेंथ मास, उसके बाद में टेम्परेचर मेरे पास है, लेंथ मास और टेम्परेचर भी है, फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर। तो चलो टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन है मेरे पास, और इसके बाद में इसको मैं कैपिटल के से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेंथ मास टेम्परेचर। उसके बाद में मेरे पास आएगा, ओके, मतलब और भी फंडामेंटल टेम्परेचर, टाइम, ओके, टाइम बहुत आईएमपी रहेगा मेरे पास से, टाइम, ओके। ये टाइम मेरे पास है कि इसको मेजर करते हैं सेकेंड में हम लोग, सेकेंड, और इसके लिए एस स्मॉल एस यूज़ करते हैं। बाद में मेरे पास एक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं हम लोग, या करंट लिख देंगे, इलेक्ट्रिक ही करंट रहेगी वो। सो इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैं मेजर करता हूँ एम्पियर में, इसका नाम है यूनिट का एम्पियर, इसको ए कैपिटल यूज़ करते हैं। उसके बाद में मेरे पास फिफ्थ जो है, फिफ्थ, ओके, फिफ्थ जो ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एल इंटेंसिटी, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेरे पास है सिक्स्थ, तो उसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, उसके यूनिट का नाम है कैंडेला, उसको सी एंड डी, स्मॉल सी स्मॉल डी। एंड लास्ट मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, इट इज़ लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मेरा लास्ट है यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम मेजर करते हैं मोल में, MOLE, और इसका यूनिट है MOL, ओके, मोल, स्मॉल MOL, राइट। सो ये मेरी 7 जो क्वांटिटीज़ है जिनको मैं बोलूँगा, ये जो क्वांटिटीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको मैं बोलता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कि जिनके यूनिट्स की मेजरमेंट वो खुद के मतलब किसी के हेल्प से नहीं करते, ओके। तो ये मेरी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई आपकी 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 टेम्परेचर, उसके बाद में टाइम सेकेंड्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज़ कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज़ मोल, एंड दिस आर द यूनिट्स, ये उनके यूनिट्स हैं, ये सिम्बॉल्स है, ये नाम है ऐसे यूनिट्स के, ये इनके नाम है क्वांटिटीज़ के। और मैं बता दूँ ये जो 7 क्वांटिटीज़ है इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर सिम्बॉल्स आल्सो गिवन, ये सब दिया है मैंने। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा एक टॉपिक जो है, मैं यूनिट का टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में मैं मेजरमेंट किस तरह से करनी है आपको बताऊँगा। सो फर्स्ट कैटेगरी थी मेरी फंडामेंटल मतलब यूनिट, SI यूनिट्स एंड देयर यूनिट्स। अब इस सेकेंड जो मेरी कैटेगरी यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स, ओके, ये सेकेंड डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स मतलब those units which are derived with the help of these all fundamental units are called as derived unit, okay, इनसे derived किए जाते हैं। अभी मान लो मेरे पास वेलोसिटी है, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, वेलोसिटी जो है मेरी, उस वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलता हूँ। अगर मुझे वेलोसिटी का भी क्या करना है, मुझे अगर वेलोसिटी का यूनिट चाहिए, ओके, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मुझे यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगेगा मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे लगेगा मुझे यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। ऐसा यूनिट लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ है, मतलब मीटर है, तो ये मीटर आएगा, यहाँ पे सेकेंड आएगा, हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप रखना है, एक कन्वेंशंस रहते हैं, यूनिट लिखने के कन्वेंशंस रहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है। आप इसको इस तरह से भी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। ओके, सो दीज आर द पॉसिबल वेज टू राइट द यूनिट। सो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मुझे निकालना है मीटर पर सेकेंड। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके बुक में दिया है, मोमेंटम का यूनिट अगर मुझे निकालना है, मोमेंटम जो रहता है आपका, मुझे पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं मोमेंटम का यूनिट कैसे निकालूंगा। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम मुझे निकालना है, मान लो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम अगर मैं निकालना चाहता हूँ मोमेंटम, तो मेरे पास क्या आएगा, यूनिट ऑफ मास आएगा, यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बेशक इसमें कोई शक ही नहीं मुझे। यूनिट ऑफ मास जो है केजी रहता है, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी मैंने अभी डिराइव किया था मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ, नहीं तो मैं लिखूँगा केजी मीटर पर सेकेंड, ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, सो मुझे पॉसिबल वेज है, ये मेरा डिराइव्ड यूनिट हो गया, ये जो मेरा यूनिट है डिराइव्ड यूनिट हो गया। ओके, तो जो यूनिट क्या करता है, किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स के आधार पे बन जाता है, जो भी यूनिट, ये दो यूनिट्स मैंने यहाँ पे देखी डिराइव्ड यूनिट, तो उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। तो फर्स्ट कैटेगरी जो मेरी थी फंडामेंटल यूनिट्स की, उसके बाद में डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं, और लास्ट जो कैटेगरी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अभी मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला जहाँ पे निकालना यूनिट्स का, वहाँ पे आपको और कुछ यूनिट्स दिखाई देंगे जो हम लोग डिराइव्ड यूनिट के कैटेगरी में डाल देंगे, और उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मुझे जो समझना था, ये टाइप्स ऑफ यूनिट्स हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। अभी लास्ट जो कैटेगरी मेरे पास वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसमें मेरे पास दो एंगल्स आते हैं, प्लेन एंगल एक आता है और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। दोनों के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों को किस तरह से यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर एक सॉल्व एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, उसको हम लोग एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर देंगे, और उसके बाद में हम लोग मेजरमेंट किस तरह से की जाती है यूनिट्स के साथ, वो कन्वेंशन फॉर द यूनिट्स। ओके, व्हेन इट यूज इन एनी मेजरमेंट, तो क्या कन्वेंशंस रहते हैं यूनिट मेजरमेंट में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में मैं आपको सिंपली यूनिट्स को किस तरह से हम लोग मतलब अलग अलग मतलब कैटेगरीज में, अलग अलग रिलेशनशिप में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशंस ओके ऑफ द यूनिट्स, ये टॉपिक देख लेंगे। और उसके बाद में जो भी रहेंगे सारे के सारे टॉपिक्स में वन बाय वन कवर करते जाऊंगा। एक ही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको, अगर ये साइंस का कोई भी टॉपिक आपको लर्न करना है तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन स्किल्स, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होती है। हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की और वी विल डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या होते हैं, अभी आप यहाँ पे मेरे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक प्लेन एंगल है और दूसरा है सॉलिड एंगल, ये दो ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी। तो प्लेन एंगल डी थीटा एंड डी ओमेगा, और डी होम का जो सिंबल है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसको बोलते हैं, एक तो प्लेन एंगल जो रहता है वो आपके सर्कल के हिसाब से रहेगा, इट इज़ रिलेटेड टू योर सर्कल। ओके, सो यहाँ पे ये जो डी एस इट इज़ द आर्क, एक आर्क रहता है सर्कल का, and this r is the radius and this angle is formed with the center of circle, जिसको मैंने दिखाया है ये ओ यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे कुछ भी आपका ओके सेंटर ओ ही दिया है। और चलो दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, और इसका नाम मैं लिखना चाहता था नहीं लिखा, मैंने छोड़ दिया इसको। अभी ये प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल, यहाँ पे वही नाम आएगा प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। अभी प्लेन एंगल जो रहता है डी थीटा, इट इज द रेशियो ऑफ डी एस अपॉन आर, मतलब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, ओके लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, और इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ओके रेडियस ऑफ सर्कल।
सो योर प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हो गया इसका मीनिंग। अभी जो यहाँ पे इसका जो यूनिट है इसको बोलते हैं रेडियंस, इसको रेडियन में मेजर किया जाता है। ओके, रेडियन यही इसका यूनिट है। अगर मैं थीटा को रेडियन में लिख दूँ तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका रिप्रेजेंटेशन इतना आपको यहाँ पे याद रखना है और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। आपको सॉलिड एंगल इट इज़ द नेक्स्ट टाइप। ओके, तो यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है, मैंने ये डी ए लिखा, इट इज़ द एरिया और इट इज़ द पोर्शन of surface of sphere. Okay, area of portion of surface of sphere. So it is the ratio and this r is the radius. Okay, ये r को हम लोग लेंथ, ये इसको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द स्पेयर बोलेंगे और रेडियस ऑफ स्पेयर बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं पूरा स्पेयर निकालता हूँ, इसके अंदर एक सॉलिड एंगल बन रहा है। यहाँ पे प्लेन मतलब प्लेन, एकदम प्लेन एंगल है, इसमें कोई नहीं। यहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा है, पूरा एक स्पेयर है, उसके अंदर जाके एक एंगल बन रहा है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको डी ए अपॉन आर स्क्वायर लिखना है। ओके, अभी मैं ये जो है इट इज द पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पेयर। ओके, सरफेस ऑफ स्पेयर, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पेयर। ओके, पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्पेयर। और आर स्क्वेयर है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे इट इज़ द रेडियस ऑफ स्पेयर। अगर वो पूरा स्पेयर रहेगा उसके लिए रेडियस ऑफ स्पेयर रहेगी। ओके, रेडियस ऑफ स्पेयर। और इसको हम लोग और एक भाषा में बोल सकते हैं, अगर मैं मून का अभी ये एग्जांपल लूँगा तो आपको बता दूंगा क्या एग्जैक्टली। तो ये इसका और इसका जो यूनिट है स्टे रेडियन से, क्या है, स्टे रेडियन। ओके, इसका यूनिट है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म मैं लिखता हूँ एस आर। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। ओके, और रेडियंस जो है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी लिखता हूँ। तो ये मुझे दो एंगल्स है और इनका भी मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में नाम दिया है और ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। मैंने इनको मुझे पता करना था, मैंने आपको बता दिया। ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको अभी 3 कैटेगरीज मिल गई। एक फंडामेंटल यूनिट्स था, डिराइव्ड यूनिट था और लास्ट था सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 ही एंगल्स आते हैं, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। अभी ये जो क्राइटेरिया दिया था इसके ऊपर हम लोग को एक सॉल्व एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर दिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा रेडियन और डिग्री में क्या मतलब क्या मतलब रिलेशनशिप है। बाद में मिनट्स और डिग्री में क्या रिलेशनशिप है, मिनट्स एंड रेडियन में क्या रिलेशनशिप है। बाद में सेकेंड और मिनट का रिलेशनशिप तो मुझे अच्छी तरह से पता है, और सेकेंड और रेडियन में क्या मतलब क्या फ़र्क है और क्या मतलब उनके रिलेशन से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपके बुक के अंदर जितना दिया वो कंटेंट लेके डिस्कस करेंगे। मैं इस लेसन को आपको इस तरह से मतलब मेरा एक टारगेट है, आपका एक टारगेट होना चाहिए। मैं वापस एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आपको साइंस पढ़ना है, आपको अगर मतलब थॉरली इसको अंडरस्टूड करना है तो आपको उसके हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और समझ के उसको आपको अप्लाइड करना, एप्लीकेशन स्किल में कन्वर्ट करना, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है साइंस की स्टडी करते वक्त। तो चलो आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सॉल्व प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर रिलेशनशिप्स को देखते हैं, फिर कन्वेंशंस फॉर द यूनिट्स, क्या कन्वेंशंस होते हैं यूनिट्स में, किस तरह से यूनिट्स लिख के जाते हैं, उसके लिए कौन कौन से रूल है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स लेंथ किस तरह मेजर की जाती है, मास किस तरह मेजर किया जाता है, टाइम किस तरह मेजर किया जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। बाद में डायमेंशंस की तरफ बढ़ते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग अंडरस्टूड करते हैं, समझ के लेते हैं और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, इस लेसन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मे भी इसके मैं 2 पार्ट्स बना दूँ और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपका उसका एक पार्ट बना दूँ, इसलिए मैं इसके मिनिमम 3 वीडियोस नहीं तो मिनिमम 2 वीडियोस बनाऊंगा और इस 2 वीडियोस के अंदर पूरे लेसन को आपको समझा के दे दूँगा। So one of the solid example we'll discuss here. Okay, what is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of moon is 3474 kilometers and its distance from the earth is 3.84 into 10⁸ मीटर। तो हम लोग को अभी सॉलिड एंगल निकालना है। उसके पहले मैं मान लेता हूँ, ओके आपके बुक में दिया है कुछ, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ और आपको बता दूँ यहाँ पे। चलो हम लोग को दिया है डायमीटर ऑफ मून, डी डायमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ मून दिया है मुझे, डायमीटर ऑफ मून, तो ये डी आ गया।
तो ये आ गया मेरे पास 3.474 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स। तो इसको मीटर्स मतलब रेडियस, देयरफॉर रेडियस अगर मुझे निकालना है r इज इक्वल टू इसका हाफ आएगा 1.7 बाद में 37 और इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ये रेडियस बन गया। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया। अभी मान लेते, और ये डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून अर्थ इज इक्वल टू मुझे दिया है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो उसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁵ किलोमीटर्स। ओके, अभी दोनों क्वांटिटी सेम हो गई यहाँ पे। अभी मैं एंगल को फाइंड कर दूंगा। तो अभी मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या निकालना है, द सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल, देयरफॉर सॉलिड एंगल सबटेंडेड। ओके, सबटेंडेड, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई द मून। ओके, बाई द मून एट अर्थ, बाई द मून एट द अर्थ। कहाँ पे किया है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। अर्थ इज इक्वल टू, अभी मुझे आएगा एरिया ऑफ डिस्क ऑफ द मून। एरिया ऑफ डिस्क ऑफ द मून ऊपर आएगा, एरिया ऑफ डिस्क ऑफ द मून आएगा, और उसके नीचे जो मेरा है यहाँ पे वो आएगा डिस्टेंस ऑफ मून अर्थ, और इसका आएगा स्क्वायर, तो चलो सॉल्व कर दें। तो ये आएगा पाई, और मैंने ये जो आर लिया था इसका आएगा स्क्वायर, और ये नीचे आएगा मेरा यहाँ पे ये आर स्क्वायर। अगर मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा तो मान लेते आर ले लेते इसको, और ये आएगा मेरा आर स्क्वायर। तो वैल्यूज़ डाल देते हैं। हम लोग का जो फॉर्मूला था ये इस तरह से बन जाएगा। सो पाई को मैं ऐसे ही रखता हूँ। आपकी बुक में भी इसका कोई वैल्यू नहीं दिया, और मैं इसको नहीं लेना चाहता था एक्चुअली, लेकिन मैंने ले लिया इसको। और इसका जो वैल्यू है मेरे पास 1.737 इंटू 10⁻³ का ये आएगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आएगा 3.84 इंटू 10⁵ का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मुझे पाई मिलता है, और इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो मुझे आई थिंक मैंने इसका वैल्यू निकाल के रखा था, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ क्या वैल्यू आता है उसका। इसका जो वैल्यू आता है 3.somewhat आ जाता है, 3.017 ऐसा कुछ आ जाता है। ओके, इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा ये। ओके, ये बनता है ये। और इसका जो वैल्यू 3.8, इसका 14 पॉइंट समथिंग आता है, 14 पॉइंट मान लेते 28 ऐसा कुछ आता है। मतलब दिस इज़ नॉट फिक्स। मैं वापस बोलता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इंटू 10⁻² आएगा 10, 5 का 10 बन जाएगा ये, इसका 6 बन जाएगा ये। आपको बता दिया मैंने। अभी पाई को मैं काउंट ही नहीं करता एक्चुअली। ओके, इसको 3.017 समथिंग ये 10⁻⁶ है, और 1.428 इसको मैं लिख देता हूँ, तो ये 10⁻11 बन जाएगा। अभी ये जो बनेगा 3.4017 ये पाई यहाँ पे, और ये बनेगा 1.428 ऐसा कुछ, जो भी ये एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्क्वायर करो और इसके वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है। और ये 10⁻11 - 6 बनेगा, तो ये मेरा नहीं, सॉरी, ये -11 और +6 बनेगा। ओके, तो ये मेरा बन जाता है। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2.05 आपके बुक में दिया है, इसको अगर डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 2.045, और इसको मैं करूँगा तो 10⁻⁻5, और ये स्टे रेडियन। ओके, ये आएगा इसका वैल्यू। ओके, तो इस तरह आपको इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अगर आपके दिल में कोई भी डाउट रहेगा तो उसको आप चेक आउट करो क्या डाउट है, और ये एक मेथड है, इससे आप मतलब सॉलिड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी तरह से, आपको अगर उसकी वैल्यूज़ पता हो तो। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम मैंने दिया आपको, मतलब सॉल्व किया है उसको मैंने समझा दिया आपको, बट यू हैव टू डू द डिटेल कैलकुलेशन रहता है, वो करो आप, एक बार देख लो आपको क्या क्या इसमें से मतलब समझ में आता है, और हर चीज़ समझ के लो। तो आगे जाके हम लोग जस्ट विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड रेडियन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार मैं आपको रिलेशनशिप समझा देता हूँ जो आपके रेडियन और डिग्री सेल्सियस के बीच है। ओके, डिग्री में, ओके सॉरी, डिग्री के बीच में। ओके, ये रेडियन है, डिग्री है। ओके, तो ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, देखो 1 डिग्री मतलब ये पाई डिग्री मतलब पाई रेडियन। ओके, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन। ओके, ये रेडियन है,
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 इंटू पाई 1 रेडियन इंटू पाई लिख देता हूँ और इसको इज इक्वल टू 180 करता हूँ, तो मुझे ये ऑब्वियसली 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई ये मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका वैल्यू निकालूँ तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री आ जाता है। कितना आता है? अभी 1 डिग्री इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे निकालना है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे पाई रेडियन लिखा है, तो यहाँ पे 180 इंटू 1 डिग्री लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये यहाँ पे इसको डिवाइड में आ जाएगा 180। तो ये दोनों रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, तो उसका वैल्यू निकाला मैंने 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। अभी 1 डिग्री जो रहता है 60 मिनट्स के इतना रहता है, 60 मिनट्स। ओके, तो 1 मिनट का वैल्यू मुझे मैं निकालूँ तो ये आपको निकालना है, मतलब नहीं निकालना है, आपको याद रखना 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन आ जाएगा। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स रहता है, तो 1 सेकेंड का वैल्यू ये जो मुझे मिलता है 4.847 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रेडियन इज स्मॉलर, ओके, एज कम्पेयर टू द मिनट और सेकेंड्स। तो ये मतलब ये, हाँ, ये माइनस में आ जाता है, तो आप कंपेयर करो। ये मतलब कौन सा, मतलब आपको 1 रेडियन का जो वैल्यू है आपको 60 डिग्री आ जाता है और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स आ जाता है। तो ये मतलब ये मिनट से कभी कभी यहाँ पे आपका फुट और इंचेस का भी रिलेशंस रहता है। जो भी रिलेशन रहेगा, मैथ्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ना एक बार अच्छी तरह से देख लेनी है, आपको काम आ जाएंगी आपके आगे के स्टडी में, इसी स्टडी में, और आपके साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो आपके CETs रहते हैं, जो आपके JEE रहती है, जैसे कि आपकी IIT की एग्ज़ाम रहती है, वहाँ पे आपको इसका यूज़ होने वाला है। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लो तो अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी कन्वेंशंस फॉर द SI यूनिट्स रह गए। कन्वेंशंस जो रहते हैं क्या रहते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। कन्वेंशंस जो है आपके, कन्वेंशंस जो रहते हैं, क्या कन्वेंशंस आपको, आई थिंक कन्वेंशंस यही टॉपिक है अभी। ओके, कन्वेंशंस। तो अभी कन्वेंशंस किस तरह से हम लोग लिखते हैं, कन्वेंशंस फॉर SI यूनिट। SI यूनिट के लिए कौन कौन से कन्वेंशंस है, तो कन्वेंशंस में आपको फर्स्ट बता दूँ, अगर कोई भी यूनिट का नाम अगर मैं पूरा लिखूँ, जैसे कि 1 केल्विन लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जो लेटर्स है सारे के सारे स्मॉल, 1 न्यूटन लिख देता हूँ, तो आपको यहाँ पे गलती से भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू राइट ऑल द लेटर्स। 1 जूल लिख देता हूँ, तो ऑब्वियसली ये आपका रूल बोलता है कन्वेंशंस का कि आप इन यूनिट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में पूरे नाम के साथ लिख दो। अगर मुझे इनका शॉर्ट फॉर्म लिख देना है, ओके, आई हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस, मतलब सिंबल फॉर्म में मैं जब भी लिखूंगा तो 1 केल्विन का 1 के आ जाएगा, 1 न्यूटन का 1 N कैपिटल आ जाएगा और 1 जूल का 1 जूल। तो जब भी मैं सिंबल फॉर्म में अगर यूनिट्स लिखता हूँ तो मुझे कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, और जब मैं पूरा नाम लिख देता हूँ यूनिट का, मुझे स्मॉल लेटर्स यूज़ करने। 1 के लिए, किलोग्राम के लिए भी वही रूल है, और 1 किलोग्राम यहाँ पे नहीं हम लोग लेंगे ताकि उसका थोड़ा अलग कैटेगरी आता है। अभी और एक चीज़ है, मैंने अगर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखना है मुझे, ओके, चलो मैंने मोमेंटम का यूनिट लिख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मैं इस तरह से लिखूंगा। इनके हम लोग बोलते हैं एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया आपके बुक में जिसको बोलते हैं हम लोग हाइफेन। ओके, हाइफेन आपको रखना है, मतलब यहाँ पे आपको बीच में गैप रख के लिखना है, यहाँ पे डैश लाइन भी कुछ भी नहीं मारनी है, ये भी आपको याद रखना है। नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं केजी, इसके बीच में थोड़ा सा हाइफन, मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ दो, मतलब जो स्पेस रहता है मिनिमम, पर सेकेंड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको कौन सी चीज़ सही लगी, मीटर पर सेकेंड लिखना है तो मुझे मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखना पड़ेगा। और अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ मीटर और इसके बीच में हाइफन रख के मुझे पर सेकेंड इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ कन्वेंशंस है जो आपके SI यूनिट्स को लिखते टाइम आपको यूज़ करने, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको यूज़ करना है जब भी आप यूनिट्स लिखते हो। तो ये आपको इस तरह से लिखने हैं, आपको जो भी फैक्ट्स है, जो भी आपको अटैच करके नहीं लिखने, दैट इज़ नॉट करेक्ट थिंग। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ केजी, मीटर, पर सेकेंड, तो ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। केजी के और एम के बीच में हाइफेन रहना चाहिए, और एम और पर सेकेंड के बीच में भी हाइफेन रहना चाहिए जब मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखता हूँ तो हाइफेन का सवाल ही नहीं उठता है। और मीटर पर सेकेंड लिखता हूँ इस तरह, तो इस तरह लिखना है, और इस तरह लिखता हो तो इस तरह लिखना है, ये आपको याद रखना है। आपके जो भी यूनिट्स है आपको किस तरह से लिखने हैं, आपको ये सब सीख लेना है।
ये आईएमपी पॉइंट था आपका, प्रीफिक्स सफिक्स जो भी रहेगा आपको एक बार अच्छी तरह से देख लो। ओके, तो ये आईएमपी पॉइंट था और आपको फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर ओके वो छोड़ दो, जूल पर केजी पर, ओके जूल पर केजी पर। ओके, और एक आईएमपी पॉइंट है, अगर मैं जूल पर केजी लिखता हूँ, जूल पर केजी, ओके जूल पर केजी, और उसके साथ में मैंने और एक यूनिट लिया पर केल्विन, ओके पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन मतलब केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। अभी यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके ओके यहाँ पे ओके राइट, इसके बीच में तो थोड़ा गैप होना ही चाहिए, ऑब्वियसली दिस शुड बी देयर, ये दोनों मैं लिखता हूँ, तो एक कैपिटल के केल्विन का। अभी मैंने इसको लिखा ना, ये करेक्ट है, मैं ऐसे लिखूंगा ना जूल पर केजी के, तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। अगर आप सिंबल यूज़ करते हो तो खाली सिंबल ही यूज़ करो, यहाँ पे आपको सिंबल ही यूज़ करना है कि कैपिटल जे ही यूज़ करना है, तो ये करेक्ट फॉर्म है। अगर मैं कोई भी मतलब अभी देखो मेरे पास 1 मिली सेकेंड है तो इसको आएगा 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इसका आएगा 10⁻6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड है तो इसका आएगा 10⁻9 सेकेंड। ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं मिली सेकेंड को इस तरह मिली ऐसा मतलब सेकेंड ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिख सकता मैं, मुझे जो सिंबल फॉर्म है वही यूज़ करना है, मुझे इसके अलावा कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करना है। तो कन्वेंशंस को आप एक बार अच्छी तरह से देख लो कि आपको किस तरह से लिखना है, विच इज़ द करेक्ट वे टू राइट द यूनिट्स। और वो सबसे अहम भी पॉइंट जो मैंने नहीं बताया कि आपको यूनिट लिखने के बाद फुल स्टॉप नहीं देना है, फुल स्टॉप देना गलत है, फुल स्टॉप आप यूनिट लिखने के बाद नहीं दोगे। अगर आप ऐसे करते हो तो आप गलत लिखते हो, यूनिट्स को क्या करते हो गलत लिखते हो। तो जो भी सही मैनर्स में यूनिट्स लिखने चाहिए, जो भी क्राइटेरिया है फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट लिखने का, वो सारे का सारा क्राइटेरिया, दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू फॉलो। आपको वो सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है, आपको समझ के लेना एग्जैक्टली विच इज़ द करेक्ट वे टू राइट द यूनिट्स इन अ फिजिक्स और इन अ फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके फिजिक्स के लिए। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स थे, मिनट्स और सेकेंड और रेडियंस, ये सारी के सारी मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितना भी टॉपिक हम लोग का बाकी वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन मत कर ले देना कि ओके ये मिनट्स एंड सेकेंड्स के लिए, अगर आपको फुट और इंच के लिए भी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, और बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप से जो कॉम्प्लिकेटेड रहती है, लेकिन वो सारी यहाँ पे हम लोग नहीं समझते, डिस्कस करना चाहिए। पर आपको ये सारी की सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा, 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियंस एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 60। ओके 57 मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 के लगभग आ जाता है। तो हम लोग आगे जाके कंपेयर करना शुरू कर देते। ओके तो आगे बढ़ते, अभी मेरे पास साइन कन्वेंशन हो गया। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एक टॉपिक है, अभी मैं बता दूं मेजरमेंट ऑफ लेंथ ना ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर मुझे बहुत दूर का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं लाइट ईयर्स का यूज़ करता हूँ और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का यूज़ करता हूँ, और मेरे पास पारसेक एक यूनिट बोलते हैं, आर्क से एक यूनिट बोलते हैं। तो कुछ कैटेगरीज है यूनिट्स की, मैं इसको बहुत लेंथी डिस्टेंस को यूज़ करता हूँ मेजर करने के लिए। स्मॉल डिस्टेंसेस रहेंगे तो मेरे पास पिकोमीटर है, फेम्टोमीटर है, मेरे पास नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, ये स्मॉल यूनिट के लिए मेरे पास यूनिट्स है मेजरमेंट करने के लिए। मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करता हूँ जिसमें 0.1 एंगस्ट्रॉम इतना स्मॉल मतलब भी मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे समझ के लेनी है और इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बीच बीच का नहीं ले रहा हूँ। मैं डायमेंशंस की तरफ डायरेक्टली जा सकता था लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो विलेजेस में से पढ़ते, जो गांव में से पढ़ते और उनके बेसिक बहुत ज़्यादा रफ भी रहते। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखो, खुद को आप अंडरस्टूड करने के काबिल बनाओ और खुद को हमेशा खुद को मोटिवेट करते आगे बढ़ते रहो। तो आपको आपका जो राइट पाथ है आपके सक्सेस का वो मिल जाएगा और आप राइट पाथ पे चले जाओगे तो आपका जो फ्यूचर है ब्राइट रहेगा। ओके तो चलो आगे के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अभी लेंथ में मैंने पहले ही बताया आपको, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, एक तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस रहेगा। तो इसको मेजर कैसे करेंगे?
अभी मेरे पास एक पैरालैक्स मेथड जो है, जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से मुझे अर्थ से किसी भी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, उसकी साइज़ मेजर करनी है, तो यहाँ पे पैरालैक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। बट मैं वो सारी चीज़ें तो बताऊँगा आपको ऑब्वियसली, बट मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। पहले यूनिट आप समझ लो कौन से यूनिट्स यूज़ किए जाएंगे, और बाकी आपको वन हाइड्रोजन एटम का मतलब जो लेंथ रहता है वो सारी चीज़ें बता दी। मेरे पास 1F एक यूनिट है, 1F, इसको फेम्टोमीटर बोला जाता है। इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ये रिलेशन है, स्मॉल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 1 पिकोमीटर मैं ले लूँगा, ताकि ये 10⁻12 मीटर आ जाता है, जो आपके बुक में नहीं दिया है अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में मेरे पास 1 एंगस्ट्रॉम है। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम, ये 10⁻10 मीटर आ जाता है। उसके बाद में मेरे पास जो है 1 नैनोमीटर है। ओके, इट इज़ 10⁻9 मीटर। तो ये मेरे स्मॉल यूनिट है। अब इसके बाद में मैं ले तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6, 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर्स। तो ये स्मॉलर यूनिट मेजर करने हैं, मतलब एक स्मॉलर डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो इस तरह के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। अब इसके अलावा मेरे पास ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, डिस्टेंसेस और लेंथ्स मेजर करने के लिए यूज़ के लेंस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अभी मेरे पास लार्जेस्ट डिस्टेंस है, तो मेरे पास फर्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो रहता है वो यूज़ किया जाता है, उसको 1 AU बोला जाता है। इट इज़ इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻15 मीटर, नॉट माइनस, इट इज़ प्लस। ओके, इसका यूज़ किया जाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, सॉरी 11, ये 15 आएगा आपके 1 लाइट ईयर के लिए, 11 मीटर। उसके बाद में 1 लाइट ईयर मेरे पास है लाइट ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर एक यूनिट यूज़ किया जाता है कि एक लाइट ईयर मतलब 1 साल लाइट चलती रहेगी, कितना डिस्टेंस काउंट होगा। सो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 10⁻15 मीटर, ये एक लाइट ईयर का है। उसके बाद में मेरे पास 1 पारसेक एक यूनिट मेरे पास और एक यूनिट है, जो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, और 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और इसको लाइट ईयर में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 3.26 लाइट ईयर्स। ओके, 3.26 लाइट ईयर, ये आएगा इतना। तो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑब्वियसली दीज आर यूज फॉर द लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, ये जो यूनिट्स है लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो यूनिट्स है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एक मुझे बताया, ये लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में आपको दिया है, मीन डिस्टेंस है। ओके, सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, और उसके आगे कुछ कैलकुलेशंस दे दिए, एक बार देख लो। डू यू नो में ये डू यू नो एक जो पार्ट है उसके अंदर ये सब दिया है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए ये यूनिट यूज़ करना है, लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करना है, और ये इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। मैंने रेडियंस और मिनट्स का आपको मतलब कोरिलेशंस बता दिया था, और बहुत कुछ चीज़ें जो मैंने अर्लियर आपको बताई। डू यू नो में जो पॉइंट्स दिए रहते बहुत एमपी रहते, ताकि आपको ये पता है क्या, नहीं तो पता करके ले लो, इसका मतलब ऐसे होता है। तो आपको उनको समझ के लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो आपको करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अभी पैरालैक्स मेथड जो है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ही बोलूँगा, और उसके बाद में मैं ना उसके ऊपर का एक प्रॉब्लम, जो 1-2 प्रॉब्लम्स जो आपके बुक के अंदर सॉल्व किए, उनको समझाऊंगा आपको कि इनके बीच का रिलेशंस क्या है, और उसके आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे डायमेंशंस की तरफ जाएंगे। फिर यूज़ ऑफ डायमेंशंस देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस देखेंगे, देन एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के एरर्स रहते हैं, और उन एरर्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है। बट कितना बड़ा वीडियो चाहिए इसका कोई गारंटी नहीं है। सो मैं आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में अगर पूरा लेसन कंप्लीट नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो को क्या करना है, फॉलो करना है, और एक्सरसाइज के लिए एक आपका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा।
ओके सो आपको मतलब पारसेक का मतलब समझाता हूँ। मान लो ये डिस्टेंस है, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सबटेंड्स an angle of 1 second. Okay, it is a distance, है 1 parsec. It is distance when 1 astronomical unit subtend 1 second angle. ओके, सेकेंड को मैं अगर डिग्री में मतलब रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मैंने पहले आपको रिलेशन लिख के दिया, आपको एक बार देखना है। 4.847 इंटू 10⁻⁶, 1.496 इंटू 10⁻11, ये मुझे पता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये रिलेशन है। अगर इन दोनों को मैं कैलकुलेट करता हूँ 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आता है, और इसको मैं अगर लाइट ईयर में कन्वर्ट करता हूँ तो मैंने देखा कि 3.26 लाइट ईयर के इतना ही हो जाता है। मतलब ये पारसेक का डेफिनेशन है, उसका ये कैलकुलेशन है, आपको दे दिया है इन मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया, ताकि आपको इसको समझने को हेल्प हो जाए। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, इसको भी आप एक बार देख लो। आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1 लाइट ईयर का डेफिनेशन देखना है, ऑब्वियसली यू शुड डू दैट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कितना डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर क्या होता है, बाद में 1 पारसेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आपको इनका जो है ना आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो जाएगा। आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपके नॉलेज में ज़रूर इसका आपको हेल्प हो जाएगा। ओके, तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया मेरे पास। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल है, मतलब सॉल्व किया है, 2 एग्जाम्पल है सॉल्व किए हुए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द सॉल्व प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर का सॉल्व प्रॉब्लम जो मैंने आपको मतलब यहाँ पे लिखा, ए स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स। ओके, 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब मान लो ये अर्थ, मतलब दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, दिस इज द सन। हाउ मच पैरेलैक्स इन अर्थ विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम द 2 अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अभी मेरे पास ये जो है मेरा ये ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है। ओके, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ मतलब ये सन है और सन को चक्कर मार रही है अर्थ। और ये जो ऑर्बिट है इसके 2 अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गए। ओके, फ्रॉम 2 अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी अपोजिट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकाला, उसका जो यहाँ से यहाँ मतलब तो क्या किया पैरेलैक्स, सो एंगल निकालना है, कौन सा एंगल कितना एंगल वो करेगा। ये जो डिस्टेंस दिया है 5.5 लाइट ईयर ये दिया है मुझे। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। देखो सो आपके बुक में दे दिया है 2 अपोजिट पॉइंट्स ए बी अलोंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर। देखो यहाँ पे आपको सिंपली सोल्यूशन लिखना है, 2 अपोजिट पॉइंट्स मतलब 2 अपोजिट पॉइंट्स है ए एंड बी, 2 अपोजिट पॉइंट्स जो आपके बुक में भी दिया है, पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, अर्थ। ओके, अलोंग द ऑर्बिट, ओके, अलोंग द ऑर्बिट ऑफ सन, सन आर 2 AU अपार्ट। ओके, 2 अपोजिट पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के नाम नहीं दे दिए, ए एंड बी आप पॉइंट्स ले सकते हो अपार्ट। देयरफॉर ए बी, ये जो डिस्टेंस मेरा है 2 AU बनेगा, क्या बनेगा, ए 2 AU बनेगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू मुझे 2 इंटू 1 पॉइंट, मेरे पास इसका रिलेशन मुझे पता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये मेरा डिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो ये मुझे फर्स्ट यहाँ पे लिख देना है, नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे। सेकेंड मेरे पास 5.5 लाइट ईयर, ये भी क्वांटिटी है 5.5 लाइट ईयर। ओके, इसको भी कन्वर्ट करो 5.5 इंटू 10 इंटू आई थिंक 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, 9.46 इंटू 10⁻15, ये इसका मीटर्स का, ये इसका मीटर्स का। ओके, अभी मुझे निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क विल सबटेंड। सो एंगल, मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है। देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड, देयरफॉर द एंगल, ओके, ऑब्वियसली सबटेंडेड बाय ए बी। ओके, by AB at the position of the star. Okay, AB
एट द पोजिशन ऑफ द स्टार. ओके, पोजिशन, ऑब्वियसली पोजिशन ऑफ द स्टार, पोजिशन ऑफ द स्टार. और आप सिंपली लिख दो द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द स्टार, एट द स्टार लिख दो. ये पोजीशन नहीं भी लिखा ना आपने तो चलेगा. ओके, एट द स्टार लिखा तो भी चलेगा, एट द स्टार इतना, ये मतलब आप रिमूव भी कर दो. इज इक्वल टू 2ab अपॉन, इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए बी मतलब ये 2au है, अपॉन आपका आएगा ये लाइट ईयर, मतलब ये डिस्टेंस आपका दिया है एस स्टार, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, 5.5 लाइट ईयर. ओके, तो ये मेरा बनता है यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 और इसके नीचे आएगा 5.5 इंटू 946 इंटू 10⁻15. ओके, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता तो मुझे मिलता है 5.75 इंटू 10⁻6 रेडियन, 5.75 इंटू 10⁻6 रेडियन. आपको एक बात बता देता हूँ मैं, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बहुत टाइम जाएगा, आप भी कर सकते हो. 15 अब ये -4 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे बड़ा फिगर है उसको मैं प्लस में क्या कन्वर्ट कर दूंगा, हो जाएगा. अभी मेरे पास 5.75 इंटू 10⁻6 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है. तो मेरे पास एक यूनिट है, मैंने पहले आपको बताया था वो यूनिट 57. ओके, रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट 57 पॉइंट यहाँ पे आएगा 27 समथिंग आएगा, 297 इंटू 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स. तो अभी ये मुझे आर्क सेक में चाहिए, आर्क सेक मतलब आर्क इन सेकेंड्स में चाहिए. तो मुझे ये फिगर है यहाँ पे मिल जाता है और इसको मैं कन्वर्ट करता तो 1 पॉइंट मुझे मिलता है 186 आर्क सेक, मतलब आर्क सेक, मतलब ये आर्क सेकेंड हो गया. ओके, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. एक सॉल्व प्रॉब्लम, मैंने एक ही प्रॉब्लम लेना चाहिए, मैं एक ही आपको सॉल्व बता रहा हूँ. मैंने आपको इसलिए बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल टू मतलब कितने सेकेंड है, 60 सेकेंड. ओके, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. और उसका 1 डिग्री का जो मेरा वैल्यू था वो था, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 1 मतलब रेडियन का मुझे मेरा वैल्यू था वो 57.297 ये था, डिग्री था. और डिग्री को मैंने वापस क्या किया, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट किया. तो मुझे 1.186 आर्क से कितना जो एंगल है वो बनाता है वो मुझे मिल जाता है इन सेकेंड्स में. ताकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे भी नीचे यूनिट्स है लेकिन वो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ करते, जो माइक्रो सेकेंड से, मिली सेकेंड से और आपके नैनो सेकेंड से, उनको यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है. तो ऑब्वियसली आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है. इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया इसका प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, इन एग्जामिनेशन इट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर. ताकि 11th के जो पेपर से इंटरनली सेट किए जाते हैं, बोर्ड उनको सेट नहीं करता है, बट ये डिपेंड्स करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर जो पेपर सेट कर देता है. ओके, तो ये आपको मतलब ये सब आपको अगर पता रहेगा तो इसका आपको ऑब्वियसली आपके मतलब CETs में, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका आपको यूज़ हो जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ. तो ये रहा मेरा जो एक प्रॉब्लम सॉल्व था वो बता दिया. सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व है, आप चेक कर सकते हो. इसके आगे मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ. मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे के पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, यहाँ पे आपको बता दूँ मेजरमेंट ऑफ मास. अगर मैं मास को मेजर करता हूँ तो मैं किलोग्राम में करता हूँ, ग्राम में करता हूँ, मिलीग्राम में करता हूँ, माइक्रोग्राम में करता हूँ. ये मेरे स्मॉल यूनिट्स हो गए. लेकिन इसको बेटर वे में हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये जो है यूनिफाइड मास बोला जाता है, इसको डाल्टन भी बोला जाता है. इसके लिए आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ये जो आपका फर्स्ट लेसन है केमिस्ट्री का उसका वीडियो बना है, उधर जाके आप देख लो, आपको मिल जाएगा. 1 AM इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू उसकी दे दी है 1.66054 02 इंटू 10⁻27 kg आपकी बुक में यहाँ पे दिए है. बट आई होप दिस इज 10⁻24. ये मुझे याद आता है, मैंने इसको मतलब ये किया था, प्रिपेयर किया था, ये आप एक बार चेक कर लो. सो इसको यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है यूनिफाइड मास. इसको क्या बोला जाता है, एंड इट व्हेन इट इज़ कंपेयर विथ योर
वन एटॉमिक मास यूनिट इज यूनिफाइड मास, इसको डाल्टन भी बोला जाता है। इसका डाल्टन मतलब साइंटिस्ट, डाल्टन साइंटिस्ट के नाम पे इसको दे दिया। और इसका जो वैल्यू है वन एटम का, ये आपको ये मिल जाता है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू कि वन हाइड्रोजन एटम की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। मेरे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम, मोस्टली वी आर यूजिंग द अर्थ टाइमिंग, देन द सेकेंड्स, मिनट्स, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग, उनको कन्वर्ट करते हैं मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ऐसे भी टाइम के यूनिट्स आ जाते हैं। बट बेटर वे इफ यू यूज द सिस्मिक एटॉमिक क्लॉक, सिस्मिक एटॉमिक क्लॉक इट इज़ बेस्ड ऑन दी वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके ऊपर बेस करता है। और 1 सेकेंड में इतने वाइब्रेशंस आ जाते हैं। ये जो डिजिट दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 डिजिट का जो नंबर दिख रहा है 91926317770। ओके, इसको अगर मैं बिलियन मिलियन में कन्वर्ट कर तो हो जाएगा। तो इतने वाइब्रेशन 1 सेकेंड में प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसका मेजर जो है आपके सिस्मिक एटॉमिक क्लॉक में किया जाता है। सो दिस इज़ द न्यू मॉडिफाइड मेथड टू मेजर द टाइम इन द एक्यूरेट वे, एंड वी कैन कंपेयर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद दिस वन एटॉमिक मास यूनिट, and it is the unit, okay, to measure the mass of any single atom of an element, and its value is 1.66025, okay, 540 into 10 raised to minus 24 I think, but in this book it is given minus 27, so you have to recheck it, is it correct or not। minus 24 रहेगा तो वो ग्राम में रहेगा मे बी, और ये किलोग्राम में सही रहेगा, ये ग्राम में रहेगा, ये किलोग्राम में रहेगा। ओके, तो ये भी सही है। तो आप एक बार इसको देख लो बारीकी से, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो मेजरमेंट का जो मेन टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और अभी जो बचा है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये जो टॉपिक बचा है उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं ये पूरा के पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस, यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देन द एरर्स जो भी बचे आपके, एंड देन द सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो टॉपिक्स बचे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। ये आपका फिजिक्स हो गया, मैं केमिस्ट्री के वीडियोज़ तो डाल ही रहा हूँ, उसके साथ आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे, मतलब साइड बाय साइड आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियो मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक सब्जेक्ट को ईजी बना के आपको समझा दूँ, और आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सपोर्ट देते रहो, आप कमेंट्स करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हम लोग उस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।